सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके साथ पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ का एक क्वेश्चन पेपर है। आपको दिखाने वाले हैं कि आप आंसर में कैसे फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉपी मैंने पिक की है जिसमें इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऊपर और काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट यूज़ किया है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं और सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में इसकी महत्ता की चर्चा कीजिए। ठीक है, लगभग 150 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना हुआ है। और इन्होंने जो आंसर लिखा हुआ है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे आप सभी को पता है कि, और जो कुछ बिगिनर भी उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन आप 3 तरीके से चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि होता है कि या तो किसी चीज़ की डिफिनीशन दे दीजिए, ठीक है, डिफाइन कर दीजिए। जैसा इसमें इन्होंने डिफिनीशन दे दी है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, उससे आप क्या समझते हो, उसकी डिफिनीशन दे दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका जो होता है वो होता है ओरिजिन देने का। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ओरिजिन का स्कोप नहीं दे सकते हैं। जैसे ओरिजिन का स्कोप वहाँ जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ पूछी जाए, कोई इवेंट पूछा जाए तो सबसे पहली बार कब हुआ, उसके पीछे का क्या रीज़न है, तो आप ओरिजिन वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, और तीसरा चीज़ क्या होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अगर आपका कोई डेटा है तो आप डेटा कोड करके इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके बहुत अच्छे तरीके माने जाते हैं किसी के इंट्रोडक्शन को शुरू करने के। तो जैसे इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है तो आप इसमें कोई डेटा, अगर आपको इंडिया का डेटा याद है तो आप उसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं, है ना, इसको आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं जिनको आप अपने समावेशी विकास के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप आगे देखिए बॉडी पार्ट में चलें तो बॉडी पार्ट में इन्होंने देखिए क्वेश्चन के ही पार्ट को हेडिंग बना दिया। ये सबसे सही तरीका होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको हेडिंग क्या बनाया जाए, तो जो क्वेश्चन का पार्ट ही, जैसे उसने पूछा है व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस, तो इसी को हेडिंग बनाया। और देखिए हेडिंग के बाद उस क्वेश्चन को कुछ पॉइंट्स में आप ब्रेक कर दिए। जैसे पहला क्या है कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस यही है कि जस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना सोसाइटी में, जैसे लोगों को ऐसा ना लगे कि किसी के साथ बेईमानी हुई है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हेल्प करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इससे क्या होता है कि सभी एवरीवन फील रेस्ड, मतलब सभी को अच्छा फील होता है कि सबके साथ बढ़िया हुआ है, बेहतरीन काम किया गया, सब लोग डिग्निफाइड फील करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर सोसाइटी में कोहेशन इंश्योर्ड रहता है। ठीक है, ऐसा पॉइंट इन्होंने लिखा है। फिर दूसरी बताइए नेशनल इंटीग्रिटी में ये हेल्प करता है। बिल्कुल सबको ऐसा लगेगा कि हाँ सबके साथ अच्छा हो रहा है, तो देश के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ेगा और पेट्रियोटिक फीलिंग इंक्रीज होगी। इससे कि क्या होगा, नेशनल इंटीग्रिटी बढ़ेगी हमारी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, तो रिड्यूसिंग द सोशल वाइसेस, मतलब सामाजिक बुराइयां हैं उससे घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ऐसा ही सामाजिक बुराइयां क्यों आती हैं, मतलब दो लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, कुछ लोग सुपीरियर अपने आप को समझते हैं, कुछ लोग इन्फीरियर हो जाते हैं, तो इससे सोशल वाइसेस आते हैं। तो इसको इराडिकेट करने में काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है इकोनॉमिक ग्रोथ की में काफ़ी हेल्प होने वाली कंट्री के। ठीक है, ये पॉइंट भी इनका काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद फिर क्या किया आंसर में, इन्होंने अपना कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन के आंसर को लिखा है कि दस द इंक्लूसिव ग्रोथ इज लाइक एन इंजन, ओके, विच पुल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो काफ़ी अच्छा कंक्लूजन है, मतलब एक इंजन की तरह इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर आप सबको इक्वली मतलब डेवलप करेंगे तो आप अच्छा क्या कर सकते हैं, कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा आपको इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट फॉर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही है पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। तो देखिए इंट्रोडक्शन इन्होंने फिर से यहाँ पे डिफिनीशन से स्टार्ट किया है, जनरल की पॉवर्टी क्या है इसको बताया है। तो एक तरह की सोशल वाइस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह की कंडीशन है जिसमें एक पीपुल और ग्रुप ऑफ पीपुल जो होते हैं उनको डिनाइड टू एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू द मॉनिटरी डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनको सॉरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज और गुड्स को अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फिर से वही चीज़, कौन कौन से प्रोग्राम क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया था तो इसकी हेडिंग बना ली गई। उसके बाद देखिए प्रोग्राम को बता दिया गया। एक तो मनरेगा है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों को दी जाती है मिनिमम 100 दिनों की, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इसके तहत। ठीक है, और इसमें 2 खास बातें जो इन्होंने अंडरलाइन की हैं, को मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और अनस्किल्ड टाइप ऑफ वर्क है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, अंत्योदय स्कीम है। ठीक है, बिल्कुल पुअर्स के लिए है। फिर जनधन स्कीम के बारे में इन्होंने बताया, हालांकि ये चाहते तो इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे कि कैसे हेल्प कर रही है, बट 150 वर्ड तो आप नाम लिख रहे हैं, इसको
इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं है कि आपको वर्ड्स नहीं है तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्किल इम्पार्टमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बस हल्का सा इंट्रो दे दिया। और उसका फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि क्यों, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उन्होंने बता दिया कि लिमिटेड सक्सेस जो है इसकी गवर्नमेंट स्कीम की क्या रीज़न है। तो देखिए वही इसमें तो जनरल पॉइंट्स ही हैं, सब लोग सेम ही लिखते हैं, लैक ऑफ फंड्स हैं, ठीक है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, घोस्ट बेनिफिशियरी, ये इंपॉर्टेंट है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। घोस्ट बेनिफिट क्या होते हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सही पॉइंट लिखा। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अपना फेक नॉमिनेशन करा देते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि उनको उसका स्कीम का फायदा मिलता रहे। वो आदमी एग्जिस्ट भी नहीं करता, या फिर एग्जिस्ट करता है तो मल्टीपल कार्ड्स बनवा लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई फंड आ रहा है, गवर्नमेंट किसी को मान लीजिए 100 रुपये या फिर 500 रुपये मंथली दे रही है, तो ऐसे कई लोग घोस्ट बेनिफिशियरी के रूप में अपने आप को नॉमिनेट कर देते हैं जिससे वो पैसे उनको मिलते रहे, ठीक है। तो इनको बुलाता है घोस्ट बेनिफिशियरी। तो इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो देखिए गवर्नमेंट ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम स्टार्ट किया है। उसके बाद फिर फाइनली वही ट्रेडिशनल वे आप फाइनली कंक्लूड कर दीजिए आंसर में कि अगर हम विजिलेंट तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो डिजायर्ड रिजल्ट जो है हमको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स बट इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंट टाइम। मतलब हमारा जो वैल्यू है टॉलरेंस की और लव की, वो केवल प्राचीन समय से ही नहीं है, आज भी हमको मतलब कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है और इंडिया को सक्सेस दिला रहा है। तो देखिए इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताया है कि इंडियन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है, यूनिक है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री के टर्म में। उसका चीज़ें अपने टू द पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पिरिट कौन कौन सी है इंडियन सोसाइटी में जो वर्क कर रही है, तो देख लिया गया है कि बहुत ही पास्ट टाइम से हमारे पास, सिंस पास्ट इंडियन सोसाइटी वॉज रेडी टू एक्सेप्ट द डाइवर्स आइडियाज कमिंग टू इट अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैप बनाया, इन्होंने दिखाया कि नॉर्थ वेस्ट साइड से, ठीक है, फॉरेन अटैक्स हुए, यहीं से यूरोपियन की एंट्री हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल भी बता दिया कि यहाँ से ये क्या इल्म कौन कौन से लोग इसमें इंटर किए हैं, ठीक है, और डिफरेंट अपनी वैल्यू सिस्टम लेके आए हैं। ऐसे ही मॉडर्न टाइम में भी क्या हुआ है कि इंडिया ट्रेड हब है इंडो पैसिफिक रीजन का, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन का, और इस वजह से सभी जैसे बहुत सारी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, फ्रांस है, आपका यूएसए है, ठीक है ना, इटली है, ये सभी इन सभी की जो है डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो इस वजह से मॉडर्न टाइम में भी इंडिया इतने सारे आइडियाज़ को साथ में लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टॉलरेंस तो है ही है। उसके बाद सभी जो इंडिया है वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करता है, तो इट मीन्स कि फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 decades it had shown that India has an immense capacity to handle such chaos situation with their love, their value systems, okay. Like we have soft power, we have given world the yoga system which is an example of soft power, we have a sports culture, we have cinema cultures, these are the example of spirit of love and tolerance, okay. देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, और उसके बाद सिनेमा सॉन्ग्स, ठीक है ना, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, स्पोर्ट्स कल्चर, और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल उन्होंने दिया जो इंडिया ने कोविड टाइम में अफ्रीका की कई कंट्रीज़ को, श्रीलंका को वैक्सीन जो है फ्री में प्रोवाइड किया है, ठीक है, और बहुत सारी सब्सिडाइज रेट में भी बहुत सारी कंट्रीज़ को दी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इट कैन बी सेड दैट इट हैज़ द डीप रूट ऑफ लव एंड टॉलरेंस सिंस द पास्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हाउ द इंडियन सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी से हम कैसे डिफरेंट है, क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले वही चीज़, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें सोशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमारे यहाँ डिफरेंस है, वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस है, ठीक है, और कैसे हम अपने वंशजों को, प्रोजनी को वैल्यू सिस्टम देते हैं, इसके तरीके में भी चेंजेस हैं हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में एल्डर्स मेंबर्स होते हैं, वो बेसिकली एज अ वैल्यू सिस्टम प्रोवाइडर होते हैं, एज अ टीचर वर्क करते हैं ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज सिखाते हैं लोगों को, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसका हेडिंग की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द इंडियन वेस्टर्न सोसाइटी में से पॉइंट्स के फॉर्म में बताया कि इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें ट्रेडिशनली हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी पैट्रियार्कल है, जॉइंट फैमिली को फॉलो करती है, कम्युनिटी सेंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है, वर्ना सिस्टम पे काम करती, कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है, ठीक है। वहीं अगर वेस्टर्न सोसाइटी की प्रॉपर्टी देख लें तो वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब पर्सन के फ्रीडम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कंज्यूमरिज्म कल्चर है वहाँ पे, न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, कंपटीशन एंड वर्चुअस बेस्ड है, मतलब वही है, ये पहला पॉइंट से रिलेटेड है, आप ये देख सकते हैं, मतलब हर एक पर्सन की कैपेसिटी पे वो सब डिपेंड करते हैं। मोबाइल है, मोबाइल इन सेंस की सोशली, उनमें जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, डिफरेंट लेवल्स अगर मान लो है इकोनॉमिक बेसिस पे, तो उनमें मोबिलिटी पॉसिबल है, एक लेवल का आदमी दूसरे लेवल में मोबाइल हो सकता है।
और इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं? वही इंडिया जो मल्टीलिंगुअल है, हमारे यहाँ मोर देन 1000 मदर टंग्स है, 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है एंड सो मेनी थिंग्स। तो मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस है, वर्ल्ड के मेजर जितने रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया को कह सकते हैं कि इंडिया इज अ सोसाइटी जिसमें हम कॉन्सेप्ट सैलेड बाउल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अब सैलेड बाउल कॉन्सेप्ट क्या होता है आप सबको पता होगा कि सैलेड बाउल में खास बात ये होती है कि जैसे आप उसमें चीज़ें इतने अच्छे से इंटरमिक्स्ड होती हैं कि आपको दिखेंगे तो ज़रूर कि वो अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से आपस में अच्छे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये चीज़ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने जो स्लम एरियाज़ हैं उनको सही करने के लिए या फिर उनको रिलोकेट करने के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं, बहुत सारे वर्क किए, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं। इसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन में अपना बता दिया है कि स्लम एरिया एक बहुत बड़ा इशू है और गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इस पर वर्क कर रही है कि इसको पार किया जाए, बट इसमें बहुत सारे लैकुना अभी भी हैं। तो देखिए हम मैप के थ्रू इन्होंने बताया कि सिटी का ये कोर एरिया है, ठीक है, जिसमें आपका बिल्कुल टोटल अर्बनाइजेशन दिखता है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है ये एरिया, कोर एरिया कहा जाता है। उसका जो पेरीफेरी का एरिया है इसमें स्लम्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसी को कंसर्न गवर्नमेंट बार बार दे रही है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। तो पहला नंबर चैलेंज, यहाँ पे जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे समस्या होती है कि लैक ऑफ वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना, और सैनिटेशन का इशू, हाइजीन का इशू आता है। उसका बाद हेल्थ इशूज आते हैं, आप सबको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कोविड टाइम में कितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई है। पॉल्यूशन सबसे बड़ा इशू है। फिर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं उनके पास है, ठीक है, स्किल्स नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट का इशू होता है, मार्जिनल वर्कर की तरह वर्क करते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हब हो गए हैं स्लम एरियाज, ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न है, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन, जैसा मैंने बताया, माल न्यूट्रिशन, वहाँ के बच्चों में सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्राइबल एरियाज़ में है। उसका इनका क्या क्या सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? तो पॉसिबल सॉल्यूशन की बात कीजिए तो देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले इनको डॉक्यूमेंटेशन इनका पूरा किया जाना चाहिए कि कौन से लोग वहाँ रह रहे हैं और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिसी बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो इसको बहुत ही जल्दी करना चाहिए, पहला चीज़ ये। और उसके बाद कुछ ऐसे स्कीम्स है जैसे पीएम आवास योजना, इन सभी को एक्सटेंड करना चाहिए इनकी लिमिट्स को, जिससे बहुत से मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। उसके बाद लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए एजुकेशन के बारे में, हेल्थ, बाकी सब चीज़ों जो प्रॉब्लम्स है स्लम एरिया उसको कम किया जा सके, ठीक है। उसका इन्होंने कहा है कि स्लम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी क्रिएटेड, ठीक है। उनको जैसे कि हम लोगों ने मनरेगा क्रिएट किया है, ठीक है, ऐसे ही अर्बन एरिया में भी उनको प्रॉपर एक वर्क की गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। और इंदिरा आवास या फिर इंदिरा हाउसेज जैसे कॉन्सेप्ट जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर इसको इफेक्टिव तरीके से किया जाए तो बिल्कुल इन प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। फिर यहाँ पे छठा जो क्वेश्चन है उसमें ये डिस्कस करना है कि व्हाट आर द रीजंस दैट डिस्पाइट वेरियस एफर्ट देयर हैज़ नॉट बीन फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमिक फील्ड। मतलब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट वर्क कर रही है, उसके बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो एज अ एक्टिव लेबर फोर्स है वो नहीं हो पा रहा है। क्यों, इसका क्या रीज़न है? तो इंट्रोडक्शन में देखिए इन्होंने समस्या का ओरिजिन बता दिया कि समस्या क्या है। इंडिया में लगभग 62 मिलियन फीमेल्स हैं, बट उसमें से बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो एक्टिव इकोनॉमिक फील्ड में है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो पॉलिसी पैरालिसिस एक टर्म इन्होंने यूज़ किया। इट मीन्स की पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसका मिसमैनेजमेंट एक इशू हो सकता है, ठीक है, जिससे हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या हो रहा है, वेस्ट हो जा रहा है ना। ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट्स को हम कल्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या इसके रीजन्स हैं? तो हेडिंग देखिए, क्वेश्चन में ही था कि इसके रीजन्स क्या हैं, ठीक है, और कैसे इसको देख सकते हैं। तो रीजन है सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जितनी स्कीम्स वुमेन्स के लिए लाई जा रही है तो सबसे पहली बात उनको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो जो इनके बेनिफिशरी है वो खुद विजिलेंट नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये स्कीम हमारे लिए चलाई भी जा रही है, ठीक है। तो पहला रीजन ये है। दूसरी चीज़ लैक ऑफ एजुकेशन, वही चीज़ है ना, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि वो ये सब चीज़ें उनके हेल्प में, अगर उनको एजुकेशन मिलेगी तो चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में सबसे अच्छा चीज़ आप समझ सकते हैं जीरो सम गेम थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो इसमें क्या करते हैं हम, जो गर्ल्स चाइल्ड के हिस्से की चीज़ें हैं वो भी मतलब क्या होता है कि बॉयज़ को मिल जाती हैं, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये चीज़ गलत है। ऐसे ही हेल्थ इशूज़ में होता है, ठीक है, हमेशा उनको क्या होता है न्यूट्रिशन फूड वगैरह से डिवाइड रखा जाता है। फिर हाउस होल्ड बर्डन, डबल बर्डन की बात यहाँ पे आती है, मतलब उनको ऑफिस का या फिर बाहर का वर्क भी करना पड़ता है, उसके बाद उनको होम एक्टिविटीज़ या होम कोर्स भी करने पड़ते हैं,
तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, तो सबसे पहले चीज़ वही एजुकेशन उन्हें देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उसके तहत काफ़ी अच्छा ये स्टेप है। ऐसा ही और चीज़ें इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स इनको अपने सुधार करने चाहिए, ठीक है, जिससे मोर वुमेन्स को इसमें इंक्लूड करें और उनको सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल फील्ड है, इसमें वुमेन्स वर्कर्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इसमें से ही उनकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप ले सकते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपको स्किल देने की जरूरत नहीं है, बेसिक मिनिमम स्किल के साथ आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, इवन उनको अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसा इफेक्टिव तरीका ही एग्रीकल्चर होता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे क्रेडिट, ऐसे बहुत सारे स्कीम आप बैंकिंग को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्रेडिट इजिली मिल जाए ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से कर भी रही है, ठीक है। तो ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें है कि मैराइन पॉल्यूशन एक थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए और इसको कैसे टैकल कर सकते हैं गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट, जैसे आप इंडियन गवर्नमेंट बोलिए या फिर वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही चीज़ डिफाइन किया गया कि मैराइन पोल्यूशन क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वर्क कर रही है। तो इंडिया ने क्या किया है इसमें कि इंडिया सिग्नेटरी है, पहली बात तो मार्पोल की। अब मार्पोल क्या है, तो मैराइन पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक कन्वेंशन है, उसका ये इंडिया सिग्नेटरी बन गया है, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से है, अभी नहीं बना है। और इंडिया और नॉर्वे ने क्या हुआ, MOU साइन किया है, ठीक है, मैराइन पोल्यूशन को कम करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टास्क फोर्स भी उसने गठन किया है, टास्क फोर्स का, जिससे जो वेसल्स हैं उनके, ठीक है, उसको पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, तो इसमें कोई लीकेज वगैरह ऑयल ना हो, जिससे वाटर पोल्यूशन या फिर मैराइन पोल्यूशन में का खतरा कम हो सके, ठीक है। WHO वन हेल्थ अप्रोच को फॉलो कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को अलग से नहीं। अगर ह्यूमन हेल्थ है तो एनिमल हेल्थ को भी ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर के हेल्थ को भी ध्यान रखना है, सभी चीज़ साथ लेके चलेंगे तभी सभी चीज़ें हेल्दी रहने वाली हैं, ठीक है। इन सभी स्टेप का क्या आउटकम आएगा, ठीक है, अगर अच्छा इसके हम लेते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, इसकी बात है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पॉल्यूशन जो है हम रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। इंडिया ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया ने भी टास्क फोर्स अपना बनाया है, जो नॉर्थ ईस्ट शोर है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और क्या क्या स्टेप की ज़रूरत है हमको, तो टारगेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे पास, लेकिन उसकी टारगेटिंग इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है, दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। उसका लीगल बैकिंग चाहिए, बहुत सारे लॉज हैं जिनके पीछे लीगल बैकिंग हमको देने की जरूरत है। अगर उसको वायलेट करता है तो हमें क्या की ज़रूरत है, उसको कठोर से कठोर सजा देने की ज़रूरत है, ठीक है। इंटरनेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, जैसे इंडिया ने बैन किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, ऐसे ही सन स्क्रीन्स बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको बैन करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की तरफ हमको जाना है, इनोवेटिव, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट अब इसमें और ऐड कर सकते थे कि मोर फंड हमको लोकेट करने की ज़रूरत है R&D फील्ड में, ठीक है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो और हमको इसमें काफ़ी हेल्प मिले। और उसके बाद फिर क्या है कि कंक्लूजन में इनको हैंस द इरेडिकेशन ऑफ पॉलिसी फेल्योर, ठीक है, एंड पॉलिटिशियन एजेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, नीड ऑफ द आवर, ये बात है बेसिकली। तो काफ़ी अच्छा आंसर इनका, सारे क्वेश्चन को ठीक से इन्होंने यहाँ पे किया है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट